नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम चर्चा में। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अतीक। और दोस्तों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे मजदूरों की। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है केंद्र सरकार ने 21 तारीख को नए श्रमिक कानूनों को ला करके। जिस तरीके से जो नए श्रमिक संहिताएं लेकर के आए हैं, वो जो श्रमिक है, जो लेबर वर्ग है, या जो कहे जो मजदूर तबका है, उसके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। जिस तरीके से जो अब तक जो पुराने समय में 29 संहिताएं हुआ करती थी, उनको मर्ज करके 4 कोड बना दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आजादी के पहले की कुछ जो है संहिताएं बनी हुई थी, काफी कुछ उसमें बदलाव किए गए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ बैठ करके बात की, काफी कुछ चीजों को लेकर के निर्धारित किया गया। और इसमें यह भी तय किया गया है कि अब से केंद्र हो या राज्य हो, मिनिमम जो मजदूरी होती है, जो वेतन होता है, वो तय कर दिया गया है। यानी कि उससे नीचे किसी को भी जो है न्यूनतम वेतन नहीं देना चाहिए, उसके आप ऊपर दे सकते हैं। राज्य इसको लागू करेंगे। इसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने श्रमेव जयते कहा है, लिखा है, और कहते हैं कि आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों में हित में सबसे बड़ा रिफॉर्म है। जी हां, और ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालना करना आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हर वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो है, जो कई सारे गिग वर्कर्स होते हैं, जो रोजमर्रा के दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और जो 4 संहिताएं बनाई गई हैं, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें बताया गया है कि जो कोड ऑफ वेजेस यानी कि वेतन संहिता लाई गई है, और औद्योगिक संबंध कोड लाया गया है। श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की शर्तों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये तीसरा। और जो चौथा है सामाजिक सुरक्षा संहिता। ये 4 कोड लेकर के आए गए हैं और ये लागू हो चुके हैं पूरे देश भर में। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल ये जो कानून लेकर के आए हैं, जो संहिताएं लेकर के आई है केंद्र सरकार, क्या हैं, इन्हें आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप हरिमोहन शर्मा जी हैं, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हैं। आपसे हम जानकारी लेंगे। सर, आपका हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो ये नई संहिताएं आई हैं, जो नए लेबर कोड आए हैं, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में आप समझाइए, क्या है? अतीक जी, सर्वप्रथम तो आपने मजदूर जगत के ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर जी भारतीय मजदूर संघ को आमंत्रित किया चर्चा के लिए, वार्ता के लिए। आपको बहुत साधुवाद देते हैं। भारतीय मजदूर संघ की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। साथ में ही हम भारत सरकार को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि बहुत वर्षों बाद, एक लंबे अंतराल के बाद में, स्वतंत्रता के बाद मजदूर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। जी, आपने अपने वक्तव्य में जैसे पहले ही बताया, जो ये 4 लेबर कोड हैं, न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज कोड, ये 2019 में ही और लागू हो गया था, बन गया था जी। भारतीय मजदूर संघ ने इसका स्वागत किया। ठीक है। शेष जो 3 कोड हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड है, IR औद्योगिक संबंध कोड यह है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन, यानी स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा जी, स्वास्थ्य और काम करने की जो शर्तें हैं जी, ये तीनों कोड हैं 2020 में बनाए गए जी। कुछ भारतीय मजदूर संघ ने मिनिमम वेज कोड 2019 का स्वागत किया। ठीक है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो शेड्यूल्ड क्षेत्र थे उनको हटा करके, और जो सभी मजदूर को क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र लगभग 94% है भारत में, और केवल मात्र 6% जो क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र है। पहली बार सभी क्षेत्रों के लिए मिनिमम वेज ये बनाया गया है जी। इसका क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो एक फ्लोट वेजेस तय करेगी जी। उसका अर्थ ये होगा कि इससे कम सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी भाई ये मिनिमम वेज होगा। इससे कम कोई भी सरकार राज्य की वो वेतन कम नहीं करेगी। अधिक कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होगा जी। अब से पहले ये कानून नहीं था, ये कानून नहीं था जी।
जी, तो जिस तरीके से अगर हम राज्यों की बात करते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो न्यूनतम जो वेजेस हैं इसमें जिस तरीके से लागू करने की बात है, तो इसमें क्या लगता है कि कितने जो है लेयर्स में इसको लागू किया जाएगा? क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है, कोई भी संहिताएं आती हैं, तो उसको लागू करने में काफी कुछ कठिनाइयां आती हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें ऐसी कोई विरोध करने वाली बात है नहीं। जी एक तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित रोजगार पर आधारित होती थी। अब इसमें ये सारी अनुसूचियां इनको हटा दिया गया है। जी और कुछ लोगों ने जो विरोध किया है वो केवल विरोध के लिए विरोध है। जी कोई श्रमिकों के हित को इन्होंने लॉजिकली तर्कपूर्ण शैली में कोई इसका तोला नहीं गया है। जी। भाई इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कोई नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मिनिमम वेज हम सबके लिए दे रहे हैं, तो इसमें कोई मजदूरों के लिए कोई हानि वाली बात नहीं है। जो विरोध कुछ लोग कर रहे हैं वो केवल मात्र उनको विरोध करना है इसलिए कर रहे हैं। अभी क्या है कि ये कोड बना है, अभी जब ये इसमें संसद में पारित होगा फिर इस पर नियम बनेंगे और नियम चारों कोडों पर ही नियम बनेंगे और उसके बाद में जो है ये पूरे भारत में लागू होगा। सर, अगर हम दोनों अगर कोड की बात करें, जो कि अभी 4 कोड अभी जो जिस तरीके से घोषणा हुई है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जो घोषणा की है, और पुराने अगर हम संहिताओं की बात करते हैं, अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो दोनों में क्या कुछ फर्क है जो पहले नहीं मिलता था और अब क्या बदलाव हो गए, इसमें थोड़ा सा देखो। एक विषय में आपको ध्यान में लाना चाहता हूं जी। हम 2014 में लौटेंगे। ठीक है। 2014 में यहाँ राजस्थान जयपुर में केशव विद्यापीठ है, वहां अखिल भारतीय हमारा अधिवेशन हुआ था भारतीय मजदूर संघ का। जी। हमने उस समय मांग की थी कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो सभी मजदूरों को दी जाए। हमने 2014 में मांग की थी आपने। सभी मजदूरों को, जो मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र के होंगे, चाहे संगठित क्षेत्र के होंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर के होंगे, सभी को और ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। हमने उस समय हमारा ये फोकस था, गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी आप सामाजिक सुरक्षा दें। जी। लोग तो आज कह रहे हैं, हम 2014 में इस बात पर पहुंच गए थे। ठीक है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, हम स्वागत करते हैं कि केंद्र सरकार ने कम से कम 6 साल बाद इस बात पर सोचा कि भाई ये सोशल सिक्योरिटी जो है वो प्रत्येक क्षेत्र को मिले। जी। इसमें असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र जी वो सभी उसमें आते हैं। तीसरी बात, पहले जो ईपीएफ और ईएसआईसी थी जी, वो कुछ उसमें सबको नहीं मिलती थी। अब ये तय किया गया कि एक वर्कर भी है तो आपको ईपीएफ और ईएसआई देना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कदम है। और सर, इसमें एक चीज ये भी निकल करके आ रही है कि अब से जो भी कर्मचारी अगर नौकरी करने के लिए जा रहा है, तो जो संस्थान उनको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। अब से पहले यह व्यवस्था नहीं थी, तो नियुक्ति पत्र मिलने से क्या कुछ फायदे होंगे? देखो, सरकारी क्षेत्रों में और प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति पत्र देते थे, पर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां जो विशेषकर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको नियुक्ति पत्र नहीं देते। जी। अब ये आप कैसा भी वर्कर है उसको नियुक्ति पत्र देना ही होगा। जी। ये जो नियोक्ता है उसका कर्तव्य है, वो नियुक्ति पत्र देने से मना नहीं कर सकता। जी। ये पहली बार हो रहा है कि प्रत्येक वर्कर को, प्रत्येक मजदूर को, कर्मचारी को और नियोक्ता नियुक्ति पत्र देगा, उसके बाद ही वो ज्वाइन करेगा। ज्वाइनिंग के समय ही उसको नियुक्ति पत्र देगा। जी। तो ये कुल मिलाकर के एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। अभी तक ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जहां वो जो बिना और पोस्टिंग लेटर के काम कर रहे हैं, कोई नियुक्ति पत्र नहीं है। पहली बार ऐसा अच्छा कदम उठाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। यानी कि हम किसी भी संस्थान के साथ आधिकारिक तौर पर जुड़ रहे हैं, यानी अगर भविष्य में कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम ये साबित कर सकते हैं कि इस हम संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसी में एक सवाल मेरा ये भी है कि जो काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं इस वाले नए वाले जो कानून आए हैं, इसमें इसको लेकर के जो 8 से लेकर के 12 घंटे की जो बात कही जा रही है काम करने को लेकर के, सर इसमें थोड़ी बहुत जो है अभी विरोधाभास है। क्या कुछ है, मतलब ओवर टाइम की बात इसमें हो रही है या 8 से लेकर 12 घंटे तक काम कराने की बात हो रही है? थोड़ा सा इसको आप समझाएं। इसमें क्या है कि जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं जी, एक सप्ताह में जितने कार्य के घंटे हैं वो 48 घंटे जी तय करे हैं। अभी भी जैसे कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां 5 डे वीक है, ठीक है, किसी में 6 दिन का है। अब ये भी सुन रहे हैं कि भाई इसको 3 दिन वो छुट्टी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो 5 दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे, उसमें ही इसको एडजस्ट किया जाएगा। ओके।
पर हम इस बात का यदि वो वर्किंग आवर्स बढ़ाते हैं तो बीएमएस इसका विरोध करेगी। पर अभी ऐसा कोई विरोध वाला विषय है नहीं है, क्योंकि वैसे भी 48 घंटे 8 घंटे रोजाना का हर आदमी काम करता है। जी, तो बिल्कुल इस तरीके से। और कई बार सर, जैसे अगर हेल्थ की बात करते हैं, जैसे वर्कर्स हैं, कई सारी उनके साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी आती हैं। अब से पहले कुछ चीज़ें उनके पास नहीं थी, इसमें कम से कम उनको स्वास्थ्य की गारंटी मिली है। 40 वर्ष की जो आयु पार कर चुके होंगे जो मजदूर होंगे, उनको जो है निःशुल्क उनकी स्वास्थ्य जाँच होगी। इस तरीके जो ये अपना जो हेल्थ कोड आया है, इसमें और क्या कुछ विशेष बातें हैं? मैं पहले तो आपका जो पहला प्रश्न था उसको स्पष्ट और करता हूं जी। आपने कहा ओवर टाइम के बारे में, वो जी देखो कई बार क्या है कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां काम निर्धारित समय से ज्यादा कराते हैं, ठीक है, और उसका जो ओवर टाइम है वो मिलता नहीं है। वो उनकी मर्जी पर निर्भर करता है नियोक्ता की पर कि भाई वो ओवर टाइम कितना मिलेगा, देंगे कि नहीं देंगे। कभी कानून में पहले से भी यही है, कानून ये नया नहीं है, पहले से ही यह है कि जो ओवर टाइम है वो नियमित सैलरी का, जो आपकी 1 घंटे का जो नियमित वेतन है उसका डबल मिलेगा। ठीक है, ये पहले से ही तय है। अब के इसको बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है कि इसकी पूरी जांच होगी, बिना उसके कोई भी कर्मचारी का ओवर टाइम को काट नहीं सकता। जी। जहां तक सुरक्षा, आपने कहा कि स्वास्थ्य परिरक्षण की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 साल से ऊपर के जो कार्मिक है, वैसे तो शायद हो सकता है सभी के लिए भी हो जाए जी। 40 वर्ष से अधिक के जो मजदूर हैं उन सभी का जो स्वास्थ्य पूर्ण जांच है स्वास्थ्य की, वो निःशुल्क होगी। जी, ये पहली बार हो बड़ा रहा है। फैक्टर है। हाँ, ये बड़ा, एक बहुत बड़ा वो है। अब तक ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो पत्थर उद्योग है जी, ना, वहां सिलिकोसिस हो जाता है वर्कर्स, बहुत कम उम्र में वो लोग बुढ़े हो जाते हैं, कई असाध्य बीमारियां हो जाती हैं जी, वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता ही नहीं है। तो पहली बार हो रहा है कि प्रत्येक वर्कर का जो 40 साल से अधिक आयु का है उसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, बिना शुल्क के होगा, निःशुल्क होगा। ये पहली बार हो रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर बात की जाए सोशल सिक्योरिटी की, कई बार बातें आती हैं, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहा होता है, जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, उनको आगे चल करके जब पेंशन की भी बात आती है, कई बार उनको बीमा की बात आती है, वो भी इसमें कुछ शामिल किए गए हैं। थोड़ा सा इसको सरल शब्दों में समझाएं सर। देखो पहले था कि भाई एक संख्या निश्चित थी, इतनी संख्या होगी तो ईएसआई पीएफ कटेगा जी। अब के पहली बार ये हुआ है कि वहां जिस संस्थान में यदि एक भी वर्कर है जी, तो उसका ईपीएफ और ईएसआई काटा जाएगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कम से कम जब नौकरी पूरी होगी तो उसको कुछ राशि मिलेगी ना बुढ़ापे के लिए, तो उसकी सामाजिक सुरक्षा का ये विषय है और बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने जो ये लागू किया है इसका ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। अभी बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स को उन्होंने शामिल कर रखा है, लेकिन उनको जो है हेल्थ सुरक्षा नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही साथ जो ईपीएफओ की बात कही, वो भी नहीं काटे जा रहे। तो क्या लगता है जब ये अब जो नई संहिताएं आई हैं, इसके बाद वो इस चीज को लागू करके क्या उनको ईपीएफ वगैरह देंगे? अभी देखो कानूनों में जो नियम बनेगा उस नियम में क्या आता है। वैसे अभी जो घोषणा की है, ये लागू किए हैं, इसके आधार पर तो यही है कि जो भी वर्कर है जी, इसमें कोई न तो कॉन्ट्रैक्टर का लिखा हुआ है न रेगुलर वर्कर का लिखा हुआ है, जो भी वर्कर है उसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उसका ईपीएफ कटेगा, उसका ईएसआई कटेगा। जी, जो नए अब से जो चीजें लागू हो रही हैं उसमें ये चीजें लागू होंगी और कटेंगी भी। और ये जो सोशल सिक्योरिटी से ज्यादा क्या होगी कि प्रत्येक वर्कर, चाहे जिसको ने 1 साल की नौकरी की है, उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। हाँ, ये बहुत बड़ा मेरा सवाल भी इसी पे था, क्योंकि अब तक जो देखा जाए 4-5 साल जब नौकरी कर लेता था कोई कर्मचारी, उसके बाद में उसको ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन अब 1 साल के अंदर उसको ग्रेच्युटी देने की बात कही गई है। तो पहली बार कही गई है। हाँ, कही गई है। तो ग्रेच्युटी कैसे ये लागू करेंगे, कैसे इसको देंगे, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे सर। देखो ग्रेच्युटी एक ये कर्मचारी का अधिकार भी है, वर्कर का अधिकार भी है। वो जब जाएगा अपने घर पर या जो नौकरी छोड़ करके जाएगा तो इसकी कोई ग्रेच्युटी में कोई वो सैलरी में से कटता नहीं है। ग्रेच्युटी जो है नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, वो देता है जी। तो इसमें कितना देंगे वो सोचना पड़ेगा, उसमें कानून बनेगा कितना ग्रेच्युटी देंगे। पर ये ग्रेच्युटी पहली बार मिल रही है। जी, बिल्कुल। यानी कि अब तक जो कामगार जो काम करते थे किसी भी संस्थान में, किसी भी कंपनी में काम कर रहे थे, 1 साल की जब अवधि पूरी हो जाएगी तो जो भी नियोक्ता है आपसे उनको जो है ग्रेच्युटी देना अनिवार्य हो जाएगा। अनिवार्य हो जाएगा। बिल्कुल। सर, कई बार जैसे ट्रेड यूनियन की बात आती है, आप भी ऐसे संगठन से आते हैं, आपके लिए बहुत सारे ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जो मजदूरों के हित के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको ये जो नई संहिताएं आई, क्या उससे ये भी प्रभावित हो रहा है? इनके लिए कितना कुछ कारगर होने वाला है या इसको लेकर कुछ विरोधाभास है? ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है।
भारतीय मजदूर संघ ने जो 2 कोड हैं, जी IR कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और वर्किंग कंडीशन, जी इसमें अपने कुछ सुझाव केंद्र सरकार को दिए हैं। जी और केंद्र सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि भारतीय मजदूर संघ ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को समाहित करके और इसको हम पारित करेंगे। जी इसलिए ऐसा हमें भी कोई संदेह नहीं है, ये निश्चित रूप से अच्छा होगा। बिल्कुल। सर अब बात करते हैं आधी आबादी की। आधी आबादी यानी कि हमारी महिलाएं, क्योंकि जिस तरीके से जो अगर काम की बात होती है, काम के घंटों की बात होती है, तो हमारी महिलाएं भी कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला करके खड़ी नजर आती हैं। अब इस वाले जो संहिताएं आई हैं, इसमें एक बात जो कही कि काफी महत्वपूर्ण है कि अब वो इसमें रात में भी काम कर सकेंगी, यानी कि जिस तरीके से जो कंपनियां होती थी वहां पर जो पुरुष काम करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी मजबूती से काम कर सकेंगी। तो ये क्या कुछ कहता है महिलाओं को लेकर के सर, इसमें थोड़ी सी। इसमें ऐसा है, महिलाओं के बारे में जो काम करने का विषय है, ये हमको भी पहले लगता था कि ये अपनी यहाँ की जो भारत की स्थिति है उसके अनुरूप नहीं है जी। पर उसमें एक अच्छा वो लिया है कि वहाँ जो उसका पूरा कवरेज है, वहाँ वो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, मतलब उनके जो नॉर्म्स हैं, जो पैरामीटर से वो चीज अगर रहेंगे तभी हम जो तभी है नाइट शिफ्ट को अलाउ अच्छा, इसमें ये भी है कि वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा है। जी भाई आप वर्क फ्रॉम होम, जी। और इसमें पहली बार ये किया है कि उस पर प्रसूति जो है अवकाश 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश मिलेगा। जी ये भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। तो अब से पहले क्या कुछ था, मतलब जो कि अभी 26 सप्ताह की बात हुई, तो पहले कितना कुछ था, पहले कितना कुछ बदलाव कम था इससे। जी पहले कम था। क्योंकि जो नए लेबर जो संहिताएं आई हैं उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। और इसमें जो एक बात कही जाती है, जैसे नियुक्ति पत्र की बात की गई, श्रम कानूनों में जो महिलाओं के अधिकारों की बात कही जा रही है। एक बात तो होती है जब हम संहिताएं को लागू करने की बात हो रही है, जैसे कि अभी हमने शुरू में भी बात की, तो इसको लागू करने के लिए जो राज्य सरकारें हैं, क्या आपको लगता है एज इट इज इसी तरीके से प्रारूप को लागू करेंगे, अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकती हैं? देखो, जो मिनिमम वेज है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, जो उसमें अभी कोड में है। अधिक दे सकती है, कम नहीं दे सकती, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया जी। और कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं वो स्थानीय स्थिति के अनुसार हो सकती हैं, पर जो सैद्धांतिक विषय हैं, जो कर्मचारियों के हित के विषय हैं, उनमें शायद कोई छेड़छाड़ नहीं होगी जी। क्योंकि फिर पूरे भारत में ये एक ही कोड लागू, एक ही जो है ना, समान कानून लागू होंगे। जी। औद्योगिक संबंध कोड क्या कहता है, क्योंकि जो नए 4 कोड है उसमें ये भी शामिल है, क्या कुछ कहता है सर ये? देखो, औद्योगिक कोड के संबंध में कुछ पहले त्रुटियां थी जी। जिसमें हमने कहा कि जैसे पहले 100 वर्कर होते थे, 100 मजदूरों पर आप उसको छटनी कर सकते थे, उद्योग को बंद कर सकते थे। अब इसने 300 किया, हमने कहा मैं 300 नहीं, इसको 100 ही करो वापस। जी। तो केंद्र सरकार ने इस पर मांगा, सुझाव को स्वीकार किया है, वो लेकिन फिलहाल 300 कर दिया है, 300 ही है इस वाली नई संहिताओं में, पर वो शायद 100 हो जाएगा, हाँ, ऐसा लग रहा है। तो इस तरीके से यानी 300 हो जाएगा तो इसमें चीजें हो जाएंगी। और कई बार सर जब कॉन्ट्रेक्चुअल्स की जब बेनिफिट्स की बात आती है, एक पेंशन जो होता है काफी अहम चीज होती है, तो क्या लगता है कि इस वाले जो लॉज आए हुए हैं, जो संहिताएं आई हैं, इसमें क्या लगता है आपको कि पेंशन को लेकर कुछ बात कही गई है? अभी जिसको जो पेंशन मिल रही है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में पेंशन मिल रही है, कहीं जो सरकारी सेक्टर है उसमें पेंशन मिल रही है, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बाकी के कुछ जहां पहले में कुछ गुंजाइश, जैसे पहले ओपीएस और उसका एनपीएस का विषय था, उसमें देखेंगे, बाकी अभी तो कोई ऐसा छेड़छाड़ का विषय है नहीं। बिल्कुल। तो जो ओपीएस और एनपीएस की बात आती है, अगर क्या इसमें लगता है कि आपको एनपीएस इसमें लागू किया जाएगा, क्योंकि एनपीएस तो लगभग सभी सेक्टर्स में अब तो लागू है ही है, क्या लगता है जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, इसके अलावा जो और भी कई सारे जो वर्कर्स हैं, उनको इससे कुछ लाभ मिलेगा? नहीं, ओपीएस जो सरकार ने भी, एनपीएस कहाँ, उसको हटा दिया ना। अच्छा अच्छा। जी। अभी तो जो एक नया कुछ फॉर्मूला दिया है पेंशन का, अभी एनपीएस में और ओपीएस को कुछ मिला करके और बनाया है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अब राजस्थान में तो कम से कम ओपीएस रोडवेज में भी है, बिजली में भी है, लागू किया ही है। सर कई बार देखा जाता है जो कितने भी बढ़िया कानून अगर हम बना लेते हैं, कोई भी संहिताएं लेकर के आते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कई बार इसका उल्लंघन करते हैं, चीज़ों को लागू नहीं करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। अगर मान लीजिए कोई संगठन, कोई कंपनी इन संहिताओं का उल्लंघन करता है, तो क्या कुछ उसके लिए प्रावधान किए गए हैं? उल्लंघन करता है तो फिर हम कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है ना, जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे, हम अपना आंदोलन करेंगे, जैसे भी स्थिति है करेंगे।
पर इतनी हिम्मत जब कर्मचारी एकजुट रहेगा तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं। सर, जिस तरीके से जो संहिताएं, इसमें क्या कुछ कहता है, थोड़ा सा जैसे बताना चाहे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा उल्लंघन करता है तो क्या उसके लिए पनिशमेंट है, कोई ऐसी परेशानी, या फिर उसका लाइसेंस कैंसिल करने की बातें, कुछ चीजें ऐसी इसमें कही गई होंगी तो जी। देखो, लाइसेंस का विषय, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मजदूर रखता है तो उसको तो कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है। ठीक है। यदि उसने उल्लंघन किया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कैंसिल होने की बात आती है, और अगर हम जैसे जो नई श्रम संहिताएं आई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। हम पुराने दौर की बात करते हैं, आज़ादी से पहले की जो चीज़ें थी, अब जो बदलाव किए गए, तो क्या लगता है इन इतने सालों के बीच में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था 2019 और 20 में इस चीज़ को बनाना और उसके बाद लागू करवाना? देखो, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था, इसकी आवश्यकता भी हमको लग रही थी जी। बार बार में जो श्रमिक संगठन हैं वो सरकार को अपना अभ्यावेदन दे भी रहे थे, आंदोलन भी किए हैं, पर पहले की सरकारों ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। जी। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को समझा, जाना और फिर एक अच्छी कोड लेकर के वो आए। जो कुछ खामियां हैं हमारा विरोध उनके प्रति भी रहेगा जी। ऐसा नहीं है कि हम कोई उसको विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जो है वो रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर काम करता है। इसका अर्थ यह है कि जो सरकार मजदूरों के हित में काम करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उसका स्वागत करेंगे, पर जो मजदूरों के विरोध में काम करेगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन का एक नैतिक आधार भी होता है, और उसका ये कि जब भी कोई सरकार मजदूरों के हित की बात करती तो निश्चित तौर पर उसका समर्थन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब अपना वक्तव्य दिया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, तो उसमें उन्होंने श्रमेव जयते शब्द का इस्तेमाल किया। श्रमेव जयते कितना महत्वपूर्ण शब्द है, थोड़ा सा सर आप इसको विस्तार से बताएं। मैं आपको एक निवेदन करूं, भारतीय मजदूर संघ ही एक ऐसा संगठन है जी, सदैव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जी, और 4 अगस्त 1971 को जब लोग राज्यसभा में वो राज्यसभा सदस्य रहे 12 वर्ष तक, 64 से लेकर के 76 तक, 4 अगस्त 1971 को उन्होंने बजट पर अपनी चर्चा में कहा कि पैसा और पसीना है जी, उसकी कीमत बराबर होनी चाहिए। और उन्होंने और इसको स्पष्ट किया कि जैसे किसी उद्योग को खड़ा करने में और पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही एक उद्योग को चलाने के लिए और मजदूर के पसीने की आवश्यकता होती है जी। और इसलिए जो शेयर होल्डर है वो मजदूर भी उस कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए। जी, ये बड़ी बात है। ये विजन जो है भारतीय मजदूर संघ ने ही दिया। एक दूसरा विजन भी दिया, राष्ट्र का औद्योगिकीकरण, जी, उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। जी, इसका मतलब क्या है कि हमने नेशन फर्स्ट रखा। इस नेशन फर्स्ट में भी और मजदूर का अहित नहीं होना चाहिए। यह श्रमेव जयते मोदी जी ने आज कहा है, भारतीय मजदूर संघ ने उसको 1955 में भी कह दिया। जी। तो ये जो श्रमेव जयते कहा है, निश्चित रूप से ये मजदूरों के लिए एक सम्मान का विषय है, उसके लिए गर्व का विषय है कि जो भारतीय मजदूर संघ ने एक थीम दिया, एक दर्शन दिया, एक फिलोसॉफी दी मजदूर क्षेत्र में, उसका मोदी जी ने भी स्वागत किया है और जिसका नतीजा हम सभी के सामने है। सर, एक काफी अहम सवाल है, चूंकि हम जो कोड को लेकर के बातें कर रहे हैं, जो नई संहिताएं बनी है, काफी कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो लेबर होते हैं, जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनको जानकारी का अभाव रहता है। उनको जागरूक कैसे किया जाए, क्या कुछ करने की प्रक्रिया की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को, कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति, या यूं कहें कि ये जो नए संहिताएं बनी हुई हैं, लेबर कोड बने हुए हैं, उनके प्रति कैसे जागरूक किया जाना चाहिए? देखो, मैं आपको स्पष्ट करूं, भारतीय मजदूर संघ ने और इन 4 श्रम संहिताएं मजदूरों तक पहुंचे जी, उसके लिए और हमने एक अभ्यास वर्ग भी लगाए। हम उसमें एक प्रशिक्षण वर्ग भी कह सकते हैं, उसमें हमने और मजदूरों के सामने ये 4 कोड रखे हैं जी। इनमें 4 कोडों में क्या विशेषताएं हैं, कुछ खामियां हैं तो क्या हैं, वो हमने क्या सुझाव दिए हैं। तो ऐसे भारतीय मजदूर संघ पहला संगठन है जिसने मजदूरों को इन कोडों की जानकारी देने के लिए और ऐसे अभ्यास वर्ग लगाए हैं, प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। तो अब ये और नीचे स्तर तक जाएंगे। कुल मिलाकर के दूसरा क्या है कि जो भी अधिवेशन होते हैं, कोई वचना भाषण होता है, कोई कार्यक्रम होते हैं, वहां इन लेबर कोड्स के बारे में मजदूरों को बताया जाए, तब जाकर के ये अंतिम मजदूर तक पहुंचेगा। जब ये विषय अंतिम मजदूर तक पहुंचेगा तो मजदूरों को समझ में आएगा कि वास्तव में मजदूरों के हित की बात इसमें कौन कौन सी है। बिल्कुल।
तो इस तरीके से कई सारे कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, जिसमें जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए सभाओं के माध्यम से, और इस तरीके से लोगों को बुला करके या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मजदूरों के हितों के बारे में और अधिकारों के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन मैं और जी करना चाहता हूं सर, चूंकि वक्त की कमी है और आपने काफी कुछ जानकारी दी, तो हम आपसे दोबारा चर्चा करेंगे। और तो दोस्तों, जिस तरीके से ये जो नई जो श्रम संहिताएं आई हुई हैं, इसको लेकर के हमने विस्तार से जानकारी दी कि जो 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, अगर हम पुराने वक्त में जाते हैं तो 29 कानून थे ऐसे, उनको एक साथ कलेक्ट करने के बाद में 4 संहिताओं को बनाया गया है, जिसके बाद में अब से ये देश भर में लागू हो गई हैं। और इसी के साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।